So this lecture is going to be very important and it is about the personal interview के पायलट प्रोग्राम के लिए। जब आप एडैप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आप जीडी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर लास्ट एंड द फाइनल स्टेज आता है जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वापस पर्सनल इंटरव्यू। क्योंकि अभी तक जीडी में आप ग्रुप में खेल रहे थे, टीम वर्क में खेल रहे थे, बट पीआई में आप सोलो जा रहे थे, पैनलिस्ट पे शामिल। ठीक है, तो हम अच्छे से समझेंगे कि पीआई में बेसिकली अप्रोच आपको क्या रखना है। कुछ टिप्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, इसको अच्छे से एनालाइज करेंगे कि जब आप जा रहे हो तो पैनलिस्ट क्या डिजायर रखते हैं, क्या सोचते हैं, वो कैसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सो इंटरव्यू स्पेक्ट्रम हम देखेंगे, ठीक, ये समझेंगे। साथ में हम थोड़ा सा पोस्चर एंड ग्रूमिंग के बारे में भी बात करेंगे और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात। एंड तक वीडियो देखना, सारा डाउट क्लियर होगा। वो होता है ना कि मैं अच्छा इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, माय कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, माय पोस्चर इज नॉट गुड, हाउ शुड आई करेक्ट इट, whether it is important or not, everything we are going to talk about this in the video। ये मैंने कम ही लिखा है, इससे ज्यादा ही बात करूंगा, बट एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ओके, सबसे पहले यार कम्युनिकेशन स्किल पे यार देखो यार, जब हम इंटरव्यू देने गए थे ना, मतलब मैं और बाकी सारे लिए, तो हम इंटरव्यू जीडी में गए थे, तो एचआर मैम जो थी वो हमारे पास आई थी, अपने आप तो इंट्रोड्यूस कराई थी, एंड शी सेड इट वेरी क्लियरली, वेरी लाउडली कि दो चीज पे वो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे जब वो जज करेंगे हमें। दो चीज क्या? सबसे पहला प्राइमरी ग्रूमिंग, ठीक है, ग्रूमिंग एंड पोस्चर, ग्रूमिंग में नहीं डाल लो इसको। एंड दूसरा कम्युनिकेशन। अब लोगों को लगता है जब कम्युनिकेशन का बात आता है तो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग इज शशि थरूर। थरूर, वो शशि थरूर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग शशि थरूर लाइक इंग्लिश। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप वहां पे फंबल कर गए या थोड़ा सा कहीं गड़बड़ कर गए, ठीक है, इफ एंड बट्स आ गया तो कुछ इश्यूज हो गए, नहीं यार, आपको रोबोटिक साउंड नहीं करना है, ठीक है, आपको नेचुरल साउंड करना है। और जब आप नेचुरली कन्वे करते हो अपनी चीजों को, तो फिर वो थोड़ा सा फंबल होता ही है, उसमें थोड़ा सा इफ एंड बट आता ही है, तो इतना टेंशन आपको नहीं लेना। दूसरी चीज मुझे याद है, जब मैं अपना मॉक इंटरव्यू दे रहा था कहीं कहीं पे, तो जब मैं मॉक इंटरव्यू दिया तो वहां पे ना एक एचआर भी थी मेरे साथ, ठीक है, वो कोई कंपनी के एचआर होंगे। उन्होंने मुझे बताया था कि वी एज अ एचआर नेवर एक्सपेक्ट कि आप एकदम रोबोटिक आंसर दो या एकदम परफेक्ट आंसर दो, हम चाहते हैं आप नेचुरली आंसर दो। अब नेचुरली आंसर देने का ये मतलब नहीं है कि आप रट के आ जाओ या चैट जीपीटी वाला आंसर दे। नहीं, चैट जीपीटी से कभी भी चार क्वेश्चन दोगे गलत ही होगा। बात आता है यहाँ पे कि इंग्लिश इंप्रूव कैसे करो। तो देखिए, इंग्लिश इंप्रूव करने का एक सिंपल फंडा पहले ऐसे समझे, ऐसे समझो आप, अगर आप नॉर्थ इंडियन हो तो आप मेरी बातों को ज्यादा, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आते हो तो ज्यादा को रिलेट कर पाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं नॉर्थ नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, मेरे आपके जैसे जो लोग होंगे, उनका देखना हिंदी स्पीकिंग स्किल बढ़िया होता, ठीक है, बट हिंदी राइटिंग स्किल जो होता है काफी पुअर होता है। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि हिंदी में बात कर रहे हैं बट कथन वगैरह लिखने बोल दोगे कुछ नहीं आता, हिंदी में एक लेटर नहीं लिख पाते। वहीं पे हमारा इंग्लिश राइटिंग स्किल कंपेरेटिवली ठीक होता है, बट हमारा इंग्लिश स्पीकिंग स्किल पुअर होता, कंपेरेटिव। सारा मैं कंपैरेटिवली बात करूं। तो ये एक्चुअली में हो क्यों रहा है? ये क्यों हुआ कि भाई हमारा हिंदी अच्छा है बोलने के लिए बट हम हिंदी में लिख नहीं पाते, हमारा इंग्लिश लिखने में अच्छा है बट हम इंग्लिश अच्छे से बोल ही नहीं पाते? रीजन इसलिए है ना, क्योंकि इंग्लिश में हम सिर्फ
पढ़ते हैं, वी रीड एंड राइट इन इंग्लिश, देयरफॉर आवर राइटिंग स्किल इज गुड, राइटिंग स्किल इज रिलेटिवली और कंपैरेटिवली गुड। बट इंग्लिश में हम बातचीत नहीं करते, वी डोंट टॉक इन इंग्लिश, वी डोंट हैव अ कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, इसलिए हमारा इंग्लिश स्किल्स पुअर है। अब वही हिंदी में हम बातचीत ज्यादा करते हैं, हिंदी हम लिखते नहीं है, इसलिए हिंदी में हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो हिंदी हमारी बोलचाल भाषा अच्छी है, बट हिंदी हम लिखते नहीं है, इसलिए हमारी राइटिंग स्किल पुअर। तो सोल्यूशन इसी से आपको पता चलेगी। इंग्लिश सुधारने के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। अब बात करने के लिए आप अपने दोस्त से बात करो, अपनी गर्लफ्रेंड से बात करो, मेगल डाउनलोड करो, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो है मिरर ट्रिक। मिरर ट्रिक ना मैं लास्ट में बताऊंगा, बट अभी बस ये मिरर ट्रिक याद रखना, ठीक है। दूसरा जो चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सुधारने के लिए, यूज नेटफ्लिक्स एंड प्राइम, या फिर कोई भी, कहने का मतलब है कि इंग्लिश मूवीज एंड इंग्लिश सीरीज जो भी आपको पसंद है वो स्ट्रीम करना चालू करो। जब आप इंग्लिश अच्छे से सुनोगे तभी आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाओगे। हम बॉलीवुड प्रेमी हैं, हम बॉलीवुड अच्छे से सुनते हैं, हिंदी में बात सुनते, इसलिए हम हिंदी अच्छे से बोल लेते हैं। जिस दिन ये काम करने लगोगे ना, उस दिन इंग्लिश अपने आप सीखने लगेगा। ऑल्सो थिंक इन इंग्लिश। आई डोंट रिमेम्बर द बुक, बट इन अ नॉवल, मेरे को याद है मैंने पढ़ा था कि जब आप सबकॉन्शियसली इंग्लिश में सोचना चालू करते हो ना, तो फिर ना आप रैशनल थिंकिंग करने लगते हो। और उसमें एक चीज और लिखा हुआ था, कम्युनिकेशन स्किल पे ऊपर वो मूवी था, मूवी बोल रहा हूँ, बुक था। उसमें बोला कि हम इंग्लिश इसीलिए बोल नहीं पाते हैं ना, या टाइम इसीलिए लेते हैं, या फंबल इसीलिए करते हैं, गैप इसीलिए आते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग में पहले हिंदी सोच रहे हैं, फिर इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर अपने मुंह से निकालेंगे। ये जो गैप बनाना, ये दिक्कत देगा। इंग्लिश में ही सोचना चालू करो और इंग्लिश में ही बोलना चालू करो। बट याद रखो, ये एक दिन का चीज नहीं है, ये 1 डे 2 डे टास्क नहीं है, या 1 वीक टास्क भी नहीं, कि एक दिन में ये सब करके आप इम्प्रूव कर लोगे। नहीं, आपको कम से कम जितना जल्दी आप ये प्रिपरेशन चालू करो। अगर आप अपने डीजीसी एग्जाम दे रहे तो प्रिपेयर करना चालू करो। अगर आप तो कसम मैं बताऊं, भी कैडेट में घुसे ही हो तो चालू करो, 12th में हो तो चालू करो, सोच रहे हो तो चालू करो, उसको चालू करो, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक दिन में इम्प्रूव नहीं होने वाला, ठीक है। अब ये तो हुई इंग्लिश इम्प्रूव होने की। नॉवल भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पढ़ोगे तो ये सब था। अब यार इंटरव्यू का एक बार हम लोग और टाइमलाइन इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया, बट ये समझो, एक कैप्टन ने मुझे बताया है कि अगर मैं मान के चलता हूँ आपका इंटरव्यू 20 to 25 मिनट्स ऑन एन एवरेज चलता, मतलब कम से कम ऑन एन एवरेज, तो उसमें जो 7 से 10 मिनट, पहला 7 से 10 मिनट जो होता है, दैट इज एचआर वन, ओके। अभी एक एक राउंड में हम समझेंगे कि होता क्या। फिर जो दूसरा 7 से 10 मिनट चलता है, वो इंडिगो के ऊपर चलता है, इंडिगो या कोई भी एयरलाइन जिसमें आप जाना चाहो। और जो लास्ट 7 to 10 मिनट चलता है, वो चलता है टेक्निकल का। अब हम लोग एक एक करके चीजों को समझते हो, ठीक है। एचआर से चालू करते हैं। तो जो एचआर राउंड होता है ना, वो प्योरली आपका रेज्यूमे बेस्ड होता है। अब इसके लिए एक रेज्यूमे के ऊपर मैंने वीडियो डाला है, वो चेक कर सकते हो, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग और ड्राफ्टिंग रेज्यूमे, ऐसा कुछ वीडियो पर नाम है, आप देख लेना, ठीक है? तो रेज्यूमे के ऊपर बेस्ड होता है। रेज्यूमे के ऊपर क्या पूछते हैं, वो आपके स्किल्स के बारे में बात करेंगे, आपके वर्किंग एक्सपीरियंस अगर है तो उसके ऊपर बात करेंगे, आपका हॉबीज के ऊपर में बात करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर आपके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, ओके। साथ ही में आपको एचआर थोड़ा सा ग्रिल कर दो, थोड़ा सा, मतलब एचआर पैटर्न इतने अच्छे होते हैं कि आपको वो काफी कंफर्ट करवाएंगे, बट थोड़ा तो ग्रिल भी करना पड़ेगा ना।
क्योंकि आप अभी यहीं पे थोड़ा-सा प्रेशर नहीं झेल पा रहे हो, यहाँ पे तो पॉकेट में बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ेगा। इसके बाद डील भी वो करेंगे। ठीक है? ये समझने वाली बात है। एचआर राउंड में यही होता है एंड प्लीज़ फॉर एचआर राउंड इसके लिए चैट जीपीटी मत यूज़ करना। वो पता लगा लेंगे, आप जैसे ही आंसर दोगे, अगर रोबोटिक साउंड करेगा वो पता लगा लेंगे, उनका काम ही यही है। वो दिन भर में 50 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आप उनका बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। एचआर राउंड के लिए चैट जीपीटी मत यूज़ करना है। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, अब बात आती है तो फिर काम कैसे करोगे आप? काम ऐसे करो कि एचआर क्वेश्चंस पता लगाओ। गूगल करो कि एक इंटरव्यू में एचआर क्वेश्चन क्या हो सकता है। कोई फ्रेंड को कॉल करो, कोई मेंटर को कॉल करो, कोई कैप्टन को कॉल करो, कोई एचआर को कॉल करो, कुछ भी करो, ठीक है? अब एचआर राउंड में आप क्या करोगे या एक मैंने कुछ-कुछ क्वेश्चंस डाले भी है प्रीवियस वीडियो में एचआर रिलेटेड में, उसमें भी आप देख सकते करो क्या, सपोज़ करो आपने खुद से क्वेश्चन पूछा, ठीक है? आप एक पेन पेपर लो और वहाँ पे लिखो, जैसे पहला क्वेश्चन था आपका कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? अबाउट योरसेल्फ। सपोज़ करो ये आपने खुद से पूछा, जब आप प्रैक्टिस करते। अब आपने खुद से पूछा और आपने आंसर लिखना चालू किए। अब आंसर बुलेट पॉइंट में लिखो, कभी पैराग्राफ आंसरिंग मत लिखना, क्योंकि आप रट के तो जाओगे नहीं, रट के नहीं जाओगे ना, तो हमेशा बुलेट पॉइंट में लिखो, क्योंकि आपको थोड़ा-सा वहाँ पे रट के जाओगे, हल्का-सा भी भूलोगे, पूरा भूल जाओगे। बुलेट पॉइंट में जब आप लिखोगे तो आपको ईज़ी टू रिमेंबर भी होता है और वहाँ पे आप थोड़ा जगल कर सकते हो पॉइंट्स। पैराग्राफ में क्या है, अगर आप रट के जा रहे हो, एक भी लाइन भूले, नीचे का पूरा भूल जाओ, तो वो गलती मत करो। अब जब भी आप बुलेट पॉइंट में आंसर लिख रहे हो, तो जब आपने बुलेट पॉइंट सपोज़ करो इसमें आपने 10 पॉइंट लिखे, तो हर एक पॉइंट में देखो कि इस पॉइंट से नेक्स्ट क्रॉस क्वेश्चन कुछ निकल सकता है क्या? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ क्वेश्चन, ठीक है? जैसे उन्होंने पूछा कि अ, सपोज़ करो मेरा वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है? मेरा वर्क एक्सपीरियंस है या मेरा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के ऊपर वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लगेगा लेने को, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। अब सपोज़ करो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, इस एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में पहले मेरा पीसीबी था, बाद में मैंने मैथ्स किया, ये बहुत सारे लोगों के साथ केसेस होगा तो मैं यही कॉमन लेके चल रहा हूँ। बाद में मैंने ग्रेजुएशन किया इन बीएससी, ठीक है? बीएससी में ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने कहीं पे वर्क एक्सपीरियंस किया, ये आपने लिखा, ठीक है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अगर एचआर पूछेगी कि व्हाट वाज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कैन यू प्लीज़ हेल्प अस आउट, तो आप बताओगे इतना आई डिड माय schooling from this and these subject. When I did my graduation, then I had a work experience. क्योंकि वो भी एजुकेशन का पार्ट है, यहाँ पे भी तो आप कुछ सीखते हो, स्किल सेट बनाते। तो इससे जब आप बुलेट पॉइंट में लिखें, तो सबसे पहले आपको एक क्रॉस क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि वो सीधा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछेगी कि भाई आपका बायो बैकग्राउंड था, आपने बीएससी किया, अब आपको एविएशन में क्यों आना? पहला क्रॉस क्वेश्चन तो ये बना। अब इस क्रॉस क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू करो। वापस बुलेट पॉइंट में लिखना चालू करो और देखो कि क्या इससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है क्या? ये आपको बहुत लंबा टास्क लग रहा होगा बट ये 100% फुल प्रूफ टास्क। ऐसे ही अप्रोच किया जाता है। ऐसे ही एचआर क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ठीक है? तो एक एग्जांपल मैं और देखिए आपको दिखाता हूँ। सपोज़ करो आपने प्रैक्टिस किया या आपने क्वेश्चन किया खुद से। क्वेश्चन किए कि भाई अ, व्हाट्स योर हॉबी? ठीक है? हॉबीज़। ये सपोज़ करो एचआर आपसे पूछते हो, तो अभी आप प्रैक्टिस करो। तो आपने बुलेट पॉइंट में लिखा कि माय हॉबीज़ आर मेडिटेशन, क्रिकेट, चेस और कुकिंग, ठीक है? तो अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है, वो सोचो। अब इससे मेडिटेशन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा बुलेट पॉइंट में लिखा
मेडिटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि कैसे मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है एविएशन एज ए सिस्टम? तो फिर इसका आंसर फिर आप बुलेट पॉइंट में बताओगे कि एक्सप्रेस बस्टर है। अभी आप फिर आप वो रिलेट करोगे कि अभी हम देख रहे हैं मैम कि बहुत सारा जो ह्यूमन एरर होता है वो स्ट्रेस के कारण होता है, वो टेंशन के कारण होता है। तो मेडिटेशन करूंगा तो वो होने नहीं दूंगा। अभी रिसेंट एक डीजीसीए प्रोबिंग हुआ, ठीक है, मैं एयरलाइन का नाम नहीं लूंगा। वो डीजीसीए प्रोबिंग में पता चला कि जो फॉल्ट था वो बेसिकली स्ट्रेस के कारण फॉल्ट था। सर्काडियन साइकिल सही नहीं था बंदे का, कैप्टन। ओके, तो ये सब इशू नहीं होगा। अभी इंडिगो ने एक स्मार्ट बैंड लॉन्च किया था जिसमें वो स्ट्रेस को अकाउंट कर सकते थे, स्ट्रेस डाटा ले सकते थे अपने क्रू मेंबर्स का। तो मेडिटेशन करने से आप क्या करोगे, ये ह्यूमन एरर को कम करता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड फिर जितना पॉइंट है वो, तो इससे क्या पता चलेगा ना कि आप तैयार हो, ठीक है। कुछ पॉइंट और याद रखना, कुछ पॉइंट ये याद रखना कि कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे, सपोज करो एचआर या कैप्टन आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो तुरंत जवाब नहीं देना, ठीक है। तुरंत जवाब नहीं देना। सो डोंट आंसर टू क्विकली। मैं टू क्विकली बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि आपसे कैप्टन ने पूछा कि ओके व्हाट इज एपीयू, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपी, आप रुके भी नहीं, आपने सीधा बोल दिया कि इट इज ऑक्सिलरी पावर यूनिट। नहीं, नहीं बोलना। 2 सेकंड का पॉज लो, 2 सेकंड का पॉज लो, एक बार सोच लो, क्योंकि जो मुंह से निकल गया वो निकल जाएगा। द बेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन इज यू कैनॉट चेंज इट फॉर एवर। तो 2 सेकंड का पॉज लेके जो भी बोलोगे, 2 सेकंड का पॉज लेके बोलना, सोच समझ के बोलना आप क्या बोलने चाहो। 2 सेकंड का आपने पॉज लिया, उसके बाद आपने बोला, तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप सोच समझ के बोलते हो, रैशनल हो आप, ठीक है, पेशेंस है आप में, इम्पल्सिव नहीं हो, ये भी बताता। और ऐसा ही तो चाहिए। बहुत मतलब मैक्सिमम रिजेक्शन, ऐसा ऐसा सीन हुआ है ना कि लोग काफी अच्छे थे, बट ये गलती के कारण उनका सबसे ज्यादा रिजेक्शन है। सब आंसर दिया उन्होंने, सब कुछ सही किया, बट ये सही नहीं किया, तो बहुत इम्पल्सिव उनको लगते हैं और फिर वो नहीं है। एक ये याद रखना इंटरव्यू में, एक याद रखना कि कभी वो कुछ आपको समझाएंगे, जैसे हो सकता है इट कुड बी दैट यू हैव गिवन अ रॉन्ग आंसर, हो सकता है ना? और इसके कारण वो आपको कुछ एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि वो भी तो आपके उस समय के लिए वो आपके मेंटर है ना, वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं यार आपने ये बोला, ऑल्दो ये होना चाहिए, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बहुत लोग होते हैं ना, और ये मेरे साथ था बेसिकली। ओके, ओके सर, ओके मैम, मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, 2 मिनट के एक्सप्लेनेशन में उनका मैंने 10 बार ओके मैम ओके सर बोल दिया, ठीक है। और ये कब पता चला मुझे, ये जब मैं मॉक इंटरव्यू दे रहा था तब पता चला। मॉक में ही तो अपनी गलतियां पता चलती है ना। तो ये भी एक बहुत गंदा इंप्रेशन लगता है। जब जो मेरे मॉक ले रहे थे उन्होंने मुझको बोला कि यार इतनी बार ओके सर ओके मैम मत बोला करो, एक बार बोला आपको समझ में आ, एक बार और बोल दो, बट 10 बार नहीं बोला करो। आप थोड़ा सा सर नॉड कर देना, हेड नॉडिंग करना चालू कर, ठीक है। तो ये समझ में, ये तीनों, ये पूरे पीआई में आपको इन दोनों चीज का ध्यान रखना। तो दो चीज मैंने आपको क्या बताया, पहला चीज तो बताया कि 2 सेकंड पॉज बिफोर आंसरिंग एनीथिंग। दूसरा चीज मैंने क्या बताया, दूसरा चीज मैंने बताया कि ओके सर मैम या यस मैम यस सर, ये बार बार नहीं बोलना है, रिपीटेटिव नहीं है ये, या रोबोटिक साउंड नहीं है। ये चीज समझ में आ गया हो, ये था आपका HR 1। अब ठीक है, ये तीनों जो भी मैं बताया हूँ, ये दोनों चीज, ये बाकी सब में भी लगेगा, बट ये मैं आपको बता रहा था। HR 1 बेसिकली मैं, उसके बाद आता है इंडिगो। बताया ना मैं कि पहला HR राउंड होगा 7 से 10 मिनट, दूसरा इंडिगो का होता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें HR मोस्टली या कैप्टन आपसे इंडिगो के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। अब इंडिगो के बारे में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं सोचो। अब यहाँ पे क्या होता है ना, वो देखना चाहते हैं कि वेदर आपने, आप इंडिगो में अप्लाई कर रहे हो, आपको इंडिगो के रूट्स, इंडिगो के फीचर्स,
ठीक है? इंडिगो के वेयर अबाउट, मतलब एवरीथिंग जो कि उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, ये आपको पता है कि नहीं? वो नो इट ऑल एटीट्यूड है कि नहीं? क्योंकि आप आ रहे हो तो ये तो बेसिक चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए ना। तो देखो यार, इंडिगो के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया, उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है जो भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो। बट एक बार यहाँ समझ लो पहले कि क्या वो समझना चाहते हैं या क्या वो सुनना चाहते हैं। देखिए, वो जब भी आपसे बात करेंगे ना, तो सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे कि सीधा बोलो इंडिगो के बारे में बताओ, कुछ इंडिगो के बारे में बताओ, या इंडिगो का एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे। तो वो क्या पूछते हैं बेसिकली, फाउंडर आपसे पूछ लेंगे, डेट पूछ लेंगे, फाउंडिंग डेट पूछ लेंगे, करंट फ्लीट साइज पूछ लेंगे, पूछ लेंगे कि यार इतना एयरबस को ही प्रायोरिटाइज क्यों कर रहा है इंडिया। ठीक है? सीएसआर एक्टिविटी पूछेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीएसआर एक्टिविटी। ठीक है? उसके बाद पिलर पूछेंगे, 4 पिलर्स है ना, पिलर्स पूछेंगे, मोटो पूछेंगे। ठीक है? और ये जब आप पिलर बताओगे, तो आपको पिलर को एक्सप्लेन करना है। मोटो आप बताओगे तो मोटो को एक्सप्लेन करना है। जैसे एक मोटो है इंडिगो का, ह्यूमिलिटी विद प्राइड। तो देखो ऐसे ही क्रॉस क्वेश्चन करता है। अब जैसे ही आपने ह्यूमिलिटी विद प्राइड बोला, उनका क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमिलिटी इन प्राइड का मतलब क्या हो? कैसे इंडिगो ह्यूमिलिटी इन प्राइड को प्रमोट कर रहे हैं? कैसे इसका मतलब है? तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि ह्यूमिलिटी विद प्राइड का मतलब है क्या। आपने सपोज करो पिलर बताया उन्हें, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता, आपने सपोज करो 4 पिलर है उनके, आपने 4 पिलर बताए, उनमें से एक पिलर था, थर्ड या सेकंड, जो भी पिलर है कि अफोर्डेबल प्राइसिंग, अफोर्डेबल टिकट प्राइसिंग। ठीक है? अफोर्डेबल टिकट प्राइसिंग या लो कॉस्ट एरिया ऑफ चीपेस्ट एयरलाइन, जो बोलना है। तो अब आपको ये भी, ओके, उसके ऊपर भी बात करेंगे एक बार, अफोर्डेबल प्राइसिंग के ऊपर। बट हाँ, अब इससे क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कैसे इंडिगो इतना चीप या अफोर्डेबल प्राइस दे रहा है अपने कंज्यूमर को। तो आपको पता होना चाहिए रीजन, यार हब एंड स्पोक मॉडल है। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल एफिशिएंट इंजन है, सीओ नियो का अंदर तो पता होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए इन सब के अलावा, अफोर्डेबल प्राइसिंग का और क्या, हाँ, कोड शेयर अग्रीमेंट्स है, वेट लीज एग्रीमेंट है। ठीक है? गुड एमआरओ फैसिलिटीज है। ठीक है? तो ये सब कुछ कुछ रीजन है ना, ये सब रीजंस पता होना चाहिए आपको। ठीक है? उसके अलावा फिर अब जब ये सब आप बोल दोगे, एक चीज याद रखना, एचआर ने मुझसे जब इंडिगो क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने बताया, वो बोले कि टेल मी समथिंग अबाउट इंडिगो, तो आई स्टिल रिमेंबर आई टोल्ड हर दैट इंडिगो इज द मोस्ट चीपेस्ट एयरलाइन। और मैंने जैसे ही ये लाइन बोला, उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। नाम वाज लाइक कि चीपेस्ट है या अफोर्डेबल है, चूज योर वर्ड वाइजली। अफोर्डेबल, हाँ, ठीक है? मतलब मैम ने बोल दिया मेरे को कि चूज योर वर्ड्स, वर्ड वाइजली। तो मैंने बोला कि वेरी सॉरी मैम, माय मिस्टेक, इट इज मोस्ट अफोर्डेबल है। तो फिर वहां से जो कैप्टन थे, इन्होंने, कैप्टन ने बोला कि यार आकाश, जस्ट टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अफोर्डेबिलिटी एंड बीइंग चीप। तो मैंने उनको मतलब बताया कि मैम, जब चीप होता है तो उसमें शायद क्वालिटी पे आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, बट जब आप अफोर्डेबल रखते हो तो वो चीप नहीं है, वो अफोर्डेबल है। मतलब ज्यादा लोग को आप कंपेरेटिवली बाकी एयरलाइन से ज्यादा सस्ता दोगे, बट यहाँ पे आप क्वालिटी में बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। यही होता है ना, चीपेस्ट में आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, अफोर्डेबल में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज जरूरी नहीं है करना। सो इंडिगो इज डूइंग अफोर्डेबल फेयर्स, इज गिविंग अफोर्डेबल फेयर्स। ओके, तो ये भी समझने वाली बात है। अब इंडिगो के बारे में हो गया। अब समझो लास्ट चीज, अब आता है कैप्टन का, जो होता है टेक्निकल। अब यहाँ पे ना टेक्निकल राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल राउंड समझना इसीलिए ज़रूरी है
ये भी आपका 7 से 10 मिनट चलता है। यहाँ पे बेसिकली जो डीजीसी एग्ज़ाम्स अगर आपने क्वालीफाई किए हैं, तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। अगर आप 12th पास आउट हो, आपने कोई डीजीसी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किए हैं, तो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे। किसके? थोड़े से तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछे ही जाएँगे। एलेरॉन्स क्या होता है? स्पॉयलर्स क्या होता है? ओके, वर्टिकल स्टेबलाइज़र क्या है? हॉरिज़ॉन्टल स्टेबलाइज़र क्या है? ये सब तो पूछे ही जाएँगे। साथ ही में थोड़ा फिज़िक्स का क्वेश्चन भी हो, जैसे बर्नौलीज़ थ्योरम है, लिफ्ट प्रोड्यूस कैसे करता है वो? ये सब तो बेसिक क्वेश्चन, दीज़ आर योर टेक्निकल क्वेश्चन। ये आपसे थोड़ा-सा मैथ का क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है? ये सब कैप्टन पूछ अच्छा, एक चीज़ ये समझिए, कैप्टन ये नहीं देखना चाहते कि आपको 100% सब आता है या नहीं। ये मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ जो डीजीसी एग्ज़ाम्स क्वालीफाई करके गए। ऐसा मत सोचना कि अगर आपने रैंक्स, नेट, नैव क्वालीफाई कर लिया है, तो आपको 100% सब आना ही चाहिए। यार उनको भी पता है, टाइम हो गया है, भूल गए होंगे आप, क्योंकि डीजीसी इज़ अ क्वालीफाइंग एग्ज़ाम, नॉट अ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इतना कंसेप्ट क्लैरिटी शायद नहीं होगा आपको, बट यहाँ पे वो देखना चाहते हैं कि आप रट तो फाई करके तो एग्ज़ाम पास नहीं हुआ ना, रट के तो पास नहीं हुए है ना। तो उसका एक ट्रिक समझो। ट्रिक ये समझो कि अगर कोई चीज़ नहीं आता है, कुछ उन्होंने पूछा सपोज़ और नहीं आता है, सिंपली से नो। बहुत कामली, बहुत हम्बली उनसे रिक्वेस्ट करो कि मैम आई कांट रिमेंबर इट राइट नाउ, हाउएवर as soon as I reach home, I will try to rectify it या I will try to learn about it। ऐसे बोलो उनके पास से। ये क्या शो करता है कि एक लर्निंग ईगरनेस है और आप तुलाई भी दिए। और एक चीज़ याद रखो कि अगर सपोज़ उन्होंने कुछ पूछा और आपको नहीं याद आ रहा है, वो पट की चीज़, उसके आस-पास का चीज़ याद आ रहा है क्या? वो बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ करें उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ आईएलएस, ठीक है? आईएलएस क्या? अब आपको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि याद ही नहीं आ रहा है कि यार इंस्ट्रूमेंट लाइनिंग सिस्टम है क्या? कुछ नहीं यार, उसका फ्रीक्वेंसी बता दो ना। इसमें जो लोकलाइज़र है ब्लैक फ्लिप, उसका फ्रीक्वेंसी बता दो, सब कुछ नहीं याद आ रहा है तो। उससे रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत याद आ रहा है वो बता दो। अगर सपोज़ करो उन्होंने आपसे एनडीबी का फ्रीक्वेंसी पूछी या प्रिंसिपल पूछा। अब यार फ्रीक्वेंसी एडीएफ एनडीबी का अलग-अलग है। या प्रिंसिपल उन्होंने आपसे पूछा तो आपको याद नहीं आया कि बियरिंग बाय लूप थ्योरी या फ्रीक्वेंसी 450 किलोहर्ट्ज़ आपको याद नहीं आया। तो आप उससे रिलेटेड कुछ और बता दो, एनडीबी का यूज़ बता दो। उनको लगेगा कि हाँ यार, बंदा को आता है, बंदे को बस ये सब याद नहीं है। बट ये कैप्टन टू कैप्टन डिपेंड करता है। बहुत सारे कैप्टन आपको एंटरटेन भी नहीं करेंगे। मतलब वो बोलेंगे कि भाई आता है तो बता, बोल-बोल बात मत करा, स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो वो आपको जज करके देखने, ठीक है? ये होता है। अब कुछ-कुछ चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, जो इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन इंटरव्यू। मेंटल मैथ्स वो आपसे पूछते हैं एंड प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि मेंटल मैथ्स वो आपसे पूछें। अब मेंटल मैथ्स के लिए ना आपको कोई वैदिक मैथ्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। इतना सिंपल अरिथमेटिक है, आप आराम से कर सकते हो। अब देखो गूगल पे ना कुछ वेबसाइट है, उस पे आप जाके ये काम कर सकते हैं। जैसे एक भांजू वेबसाइट है, भांजू डॉट कॉम, ये भी मेंटल मैथ्स करवाता है, फ्री का है ये सब, खुद से कर सकते हो। एक होता है क्वांट गाइड है, ठीक है? बहुत सारे प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएँगे, उसमें भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? तो और एक ना एक वन ऑफ माय फेवरेट फॉर द मेंटल मैथ्स इज़ एक ये है मेंटल मैथ्स ट्रेनर, ये वेबसाइट, इसको आप प्लीज़ चेकआउट करना। मतलब ये मेरे को यार थोड़ा-सा ना सही लगता है, 1 टू 8 डिजिट तक ये आपको अ, टास्क देता है कंप्लीट करने। तो मेंटल मैथ्स प्लीज़ सीखना, मेंटल मैथ्स से क्वेश्चन वो पूछते हैं, स्पेशली जिनके डीजीसी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं है या जो 12th पास आउट है वो तो प्लीज़ करके ही जाना। दूसरा कैपिटल्स। हुँ, कैपिटल्स। कैपिटल्स किनका? सो कंट्रीज़ का भी और अ, इंडिया का भी। मतलब इंडिया की स्टेट्स का, स्टेट्स, ठीक है? अब ये याद रखना कंट्रीज़ का। अब यार
ये दिक्कत सुनने में लग रहा होगा कि 190 प्लस कंट्री है भाई, सबका कैपिटल कैसे याद रखेंगे? एक बार में 190 कंट्रीज देखोगे कि दिक्कत होगा, डर लगेगा ही। कैपिटल याद करने का भी ट्रिक समझो। देखिए, ये हमारा अर्थ है, तो आपको पता है कि ये दिस इज योर मदर अमेरिका, दिस इज योर सबन अमेरिका, ये आपका अफ्रीकन हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ये यूरोप यूरोप मिडिल ईस्ट ये सब हो गया, और ये आपका इंडियन पेनिनसुला हो। ठीक है, ऐसा कुछ है हमारा वर्ल्ड मैप। तो एक बार में पूरा याद करने से अच्छा है ना कि पार्ट बाय पार्ट याद कर। जैसे एक बार सबसे पहले चालू करो कि हम सारे इंडियन जो स्टेट्स है उनके कैपिटल याद करेंगे। एंड इंडियन स्टेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो सेवन सिस्टर्स है, अच्छे से याद करना, सेवन सिस्टर्स से वो पूछते हैं। उसके बाद इंडियन स्टेट, इंडियन इंडिया कंट्री के साथ जो नेबर्स है, ठीक है, जैसे वो पूछ लेंगे कि भूटान का क्या इन्फ्लुएंस, ठीक है, जैसे वो पूछ लेंगे कि श्रीलंका का चेंज हुआ, श्री जयवर्धने कोटे ऐसे करके कुछ है, तो वो, ठीक है, बांग्लादेश का क्या, ठीक है। तो ये सब म्यांमार का क्या है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो पहले इंडियन स्टेट्स याद करो, फिर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया याद करो, उसके बाद आ जाओ, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, उसके बाद अमेरिकन जो नदर्न अमेरिका है कॉन्टिनेंट उसका याद करो, फिर सदर्न अमेरिका का याद करो, फिर अफ्रीका का याद करें, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज का याद करें, ठीक है। बेसिकली वो क्या क्या कैपिटल में पूछते हैं मोस्टली, जो वो पूछना चाहते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कैपिटल जो सेवन सिस्टर्स है हमारे, ठीक है। ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कभी कभी सिक्किम इंक्लूड होता है, सेवन सिस्टम में इंक्लूड नहीं, तो वो आप देख लेना। इनके स्टेट कैपिटल इन स्टेट से याद कर लेना। फिर सदर्न इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इनके भी याद कर लेना। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, उसके बाद क्या पूछते हैं वो, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ठीक है। तो ये सब सेंट्रल एशियन कंट्री हो गई, ये सब भी आपको याद रख। और जिस एफटीओ के लिए आप अप्लाई कर दे, फॉर एग्जांपल अगर आप साउथ अफ्रीका के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल है ना? 3 कैपिटल है। एक है लेजिस्लेटिव कैपिटल, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक जुडिशरी कैपिटल। इंडिया में भी है ऐसे ऐसे स्टेट्स जिनके 2-3 कैपिटल, जैसे आप जम्मू में जाओगे तो एक विंटर कैपिटल, एक समर कैपिटल, ठीक है। तेलंगाना का भी 3 कैपिटल है, अमरावती है, एक जुडिशियल कैपिटल है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अमरावती, विशाखापट्टनम में एक कुछ और है, अब याद नहीं आ रहा, जो भी है देख लेना। ओके, सो ये चीज़ों का ध्यान रखना। एक मिरर ट्रिक है, उसको हमेशा याद रखो। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मिरर ट्रिक, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है एंड मुझे बहुत हेल्प किया था, मैं आपको भी ये सजेस्ट करूंगा। एक मिरर खरीदो। मिरर कितना बड़ा होना चाहिए? मिरर इतना बड़ा होना चाहिए कि आपका अगर 5 फीट हाइट है तो 2.5 फीट का तो मिरर होना ही चाहिए। उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिए। वो मिरर को ऐसे कहीं आगे रखो, मिरर के सामने यहाँ पे चेयर लगाओ, ठीक है। चेयर लगा लिया आपने, अब इसमें बैठ के ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सामने में देख के मतलब एकदम यहाँ से आप देखो, बैठ के और प्रैक्टिस। होगा क्या है ना, मिरर ट्रिक से होता क्या है, कभी कभी आप रियलाइज करोगे कि आपका ना एक्सप्रेशन बड़ा वियर्ड होता है। मतलब होगा, सबके साथ होता है कि कभी कभी कोई पॉइंट पे अप्रूवल नहीं मिलता है, या कोई बात सामने वाला को अच्छा नहीं लगता, वो टोक देता है, तो आपका ना फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़ जाता है, बहुत नेगेटिव होता है। कभी कभी आपको पता चलेगा कि बोलते बोलते आप भावनाओं में बह जाते हो, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है आपका, बॉडी लैंग्वेज या पोस्चर चेंज होने लगता, या पोस्चर कैसा है, ठीक है। आप जो बोल रहे हो तो बोलते बोलते आपका क्या एक्सप्रेशन सही है या गलत है? आप ज्यादा हाथ पैर तो नहीं हिला रहे हो ना, आप सही तो बैठे हुए हो ना? और कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। प्लीज़ ये मेरा ट्रिक यूज़ करो, मेरा बात मानो, 110% योर वर्क हैव विदाउट एनी डाउट। This mirror trick is very much helpful in building your confidence, building your body language, your posture, your expression. बहुत हेल्पफुल है ये मिरर, इसको प्लीज यूज करो। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपको ध्यान रखना है इसमें, एक तो आप ग्रूमिंग के ऊपर भी ध्यान दो। ग्रूमिंग के ऊपर एक ध्यान ऐसा दो कि अगर आप इंडिगो के लिए जा रहे हो, ऑल्दो बोलते हैं कि आप सूट पहन के आ सकते हो, कोई भी कलर का, मतलब ब्लैक या ब्लू, बट मैं सजेस्ट करूंगा ब्लू जाओ, क्योंकि थीम उन पर ब्लू है। ठीक है, अंदर में कोई लाइट शर्ट पहनो। ठीक है, जो वॉच है आप रखो, ये फॉर्मल वॉच होना चाहिए और बहुत फ्लैशी नहीं होना चाहिए। वॉच फ्लैशी नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट वॉच तो बिल्कुल ही नहीं, प्लीज स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड शूज होने चाहिए। ठीक है, जिस कलर का आपका शूज है उस कलर का ही आपका बेल्ट होना चाहिए, और वॉच अगर पहन रहे हो तो उसी कलर का स्ट्रैप होना चाहिए। ये सब ग्रूमिंग का पार्ट होता है, और जो मैं ग्रूमिंग के लिए वीडियो इन डेप्थ बनाऊंगा अच्छे से, जहाँ पे मैं टाइट टेन शर्ट कॉम्बिनेशन सबका बात करें। सो ये है। उसके अलावा क्या है, लास्ट चीज सुन लो जो आपको ध्यान रखना है, एविएशन रिलेटेड न्यूज प्लीज कर लेना। एचआर भी पूछेंगे, कैप्टन भी पूछेंगे, कोई ना कोई एक जन पूछेगा। ये देखने के लिए एविएशन रिलेटेड न्यूज ही तो बताता है ना कि आप कितने पैशनेट हो एविएशन से। आप सिंपली उनको बोल दोगे कि यार आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एविएशन, दे आर नॉट गोना बिलीव यू। वो बिलीव कब करेंगे, जब वो क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आप आंसर दोगे, है ना? तो आपको उस समय बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटेड जब आप न्यूज़ बताओगे, एविएशन रिलेटेड न्यूज़, और जब वो उससे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको अच्छे से इनको समझ में आएगा कि हाँ यार, पैशनेट हो, यू आर वेरी मच पैशनेट। ठीक है, जिस एफटीओ में जा रहे हो, जिसके लिए अप्लाई करो, जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, उस एफटीओ के बारे में अच्छे से पता कर लेना, एज इन उसका फ्लीट साइज क्या है, इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट रेशियो क्या है, कितने एग्जाम है, वहाँ पे कितने एग्जाम्स होते हैं, रेगुलेटिंग बॉडी कौन है, जैसे इंडिया में डीजीसी है, साउथ अफ्रीका में साका है, यूनाइटेड स्टेट में एफएए है, कि उस पर्टिकुलर जगह का भी कुछ होगा, वो आप देख लेना कौन सा पड़ रहा है आपका। उसके बाद जो वहाँ पे आप फ्लाई करोगे एयरक्राफ्ट में, कौन सा है, सेस्ना है, डायमंड है, पाइपर है, क्या है, उसका फीचर्स, वो एयरक्राफ्ट का फीचर्स पता होना चाहिए। ठीक है, बस यही सब है यार इंटरव्यू के लिए। बाकी और कुछ याद आ जाएगा, फिर वीडियो अपलोड हो जाएगा। बट दिस इज मोर देन एनफ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक मेरा काम ये था, आपका जो इस कम्युनिकेशन वाला इशू था ना, उस पर फोकस करना।